नमस्कार। एमजे महाविद्यालय के लाइट हाउस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस श्रृंखला में आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव सर, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। शिक्षा विभाग में या बोलिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में सर की आज भी जो वैल्यू है, जो बोलना चाहिए स्थान है, उस स्थान तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। इनका कठिन परिश्रम और इन्होंने अपनी लाइफ में जो योगदान दिया शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव लाए, जो भी कार्यक्रम किए या बोलना चाहिए जो नए बदलाव लाए, उन सभी चीज़ों से आज हम रूबरू होंगे, आप सभी को इस बारे में जानकारी देंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में सर आपका। और सर से मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से उनकी यात्रा की शुरुआत हुई, आपने किस तरह से शिक्षा को चुना कि किस तरह हमें शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में ही कार्य करना है या शिक्षकों को ही तैयार करना है, क्या आदर्श है जो आपके लिए प्रेरणा बने और आज आप इस मुकाम पर हैं? मैंने इलाहाबाद से बीएससी किया, उसके बाद टीचिंग लाइन में आ गया। 2 साल हमने किया, वो टेम्प्रेरी पोस्ट थी। जब वो फिलअप हुई तो हम खाली हो गए। फिर हमने एमएससी किया, कानपुर यूनिवर्सिटी से एमएससी किया। एमएससी करने के बाद फिर 2 साल हमने जॉब की इलाहाबाद में। फिर रिक्वायरमेंट थी कि बीएड होना ज़रूरी है, तो फिर एमएससी के बाद 2 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने बीएड किया। उस समय वो एलटी कहलाता था, लाइसेंशिएट इन टीचिंग, जो आजकल बैचलर ऑफ एजुकेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो एलटी किया। एलटी करने में करते समय जब हम टीचिंग के लिए स्कूल्स में जाते थे तो हमारे टीचर, एजुकेटर, मेंटर जो होते थे वो आके पीछे बैठते थे और रिमार्क लिखते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि हम भी ऐसे पीछे बैठे और हम भी रिमार्क लिखें। तो एलटी करने के बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएड किया। 1 साल वो का कोर्स था, लेकिन बड़ा डिफ़िकल्ट कोर्स। 14 घंटे 16 घंटे स्टडी करने के बाद जाकर के कहीं हम लोगों को जाके डिग्री मिली। तो एमएड करने के बाद फिर भिलाई में वैकेंसी निकली, पता चला, अप्लाई किया, आ गए, यहाँ ज्वाइन किया। तभी एक नया कॉलेज था, बिल्डिंग भी पूरी प्रॉपर नहीं थी और एकमात्र कॉलेज था पूरे मध्य प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पर भिलाई में खुला था। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मात्र तीसरा कॉलेज था। 2 गवर्नमेंट कॉलेज थे जिसमें गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी और एकमात्र प्राइवेट कॉलेज था। तो मैंने यहाँ ज्वाइन इसलिए किया, ये नया कॉलेज है और जो अभी रिटायर्ड प्रोफेसर हेड बने हुए हैं वो कभी ना कभी तो रिटायर होंगे 1-2 साल के बाद, तो हमें हेडशिप मिल जाएगी तो मैं अपनी इच्छा अनुसार कॉलेज को डेवलप करूँगा। और वो सौभाग्य हमें मिला। मैंने करिकुलम को ध्यान में रखते हुए इस बात पर एम्फेसिस दी कि बच्चों को फुल फ्लेश ट्रेनिंग मिले। और उसमें एक बात ज़रूर हमने इसमें ध्यान में रखी कि स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर होना चाहिए बजाय इसके कि थ्योरेटिकल नॉलेज पर। और हमें सफलता मिली और खुशी इस बात की है कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र महाविद्यालय ऐसा था जहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स की लाइन लगी रहती थी एडमिशन के लिए। और एक सफलता हमें मिली कि टीचर एजुकेशन में हमने इंस्टीट्यूट खड़ा किया। हाँ सर, थैंक यू सर। सर आपको कैसे लगा कि हमारा जो पहले बहुत कम संस्थान थे, जैसा आपने बताया कि आपके समय में सिर्फ एक कल्याण कॉलेज ही हुआ करता था और गवर्नमेंट के 2 सेक्टर थे। धीरे धीरे आपने देखा समय के साथ कॉलेज बहुत बढ़ते चले गए, तो क्या गुणवत्ता में कुछ कमी आई, आपको ऐसा महसूस हुआ? हाँ, जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो क्वालिटी तो गिरती ही है।
छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं हुआ, ऑल ओवर इंडिया में भी ये सब प्रॉब्लम्स आई हैं, सिर्फ यहाँ नहीं। मैं तो एनसीटी में विजिटिंग टीम में कन्वेनर और भी रहा, मेंबर भी रहा, और कई इंस्टीट्यूशन को आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में परमिशन भी दिया। अच्छे इंस्टीट्यूट भी सामने आए हैं, लेकिन जो क्वालिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए वो डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि बीएड खोल दिया, एमएड नहीं खोला, उससे टीचर एजुकेटर्स मिले नहीं। जब टीचर एजुकेटर्स मिले नहीं और इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल गई चलाने की, तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति से, अनट्रेंड से, जैसी उनकी आवश्यकता पड़ी उसके हिसाब से उन्होंने अपनी नियुक्तियाँ की। और एनसीटी का उतना कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि कॉलेजेस बहुत खुल गए, तो क्वालिटी का गिरना स्वाभाविक था, क्वालिटी गिरी। बाद में उन्होंने एमएड कॉलेजेस खोले, लेकिन वो उतने उसमें जो प्रोडक्शन हुआ वो क्वालिटी तो गिरी। सर, जैसे हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपके अंडर में ही बीएड करें, हम आपके अंडर में एमएड करे हैं, और अभी जो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? मैं उसके पक्ष में था, द्विवर्षीय द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के पक्ष में था, क्योंकि आप देखिए आईएएस कैडर के लिए जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया के क्रीम होते हैं, उनकी ट्रेनिंग 2 साल की। जो आर्मी में जाते हैं ऑफिसर रैंक के लिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी 2 साल की होती है। लेकिन यह है कि उनकी ट्रेनिंग स्किल पर ज़्यादा होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर कम होती है। हमारे यहाँ उल्टा हो गया, हमारे यहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे टीचर्स ट्रेंड होंगे 2 साल में उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। लेकिन उल्टा हो गया, हमारे यहाँ स्किल पर ज़्यादा जोर न दे करके थ्योरेटिकल करिकुलम पर ज़्यादा जोर दे दिया गया, और स्किल का जो पार्ट है, जहाँ पर प्रैक्टिस टीचिंग है, जहाँ उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए, वो सब चीज़ें एकदम धुंधली सी हो गई, जिससे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होने के बजाय क्वालिटी की जैसी अपेक्षा की जानी चाहिए थी वैसी नहीं हो। सर, ये अभी जो हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, पिछले 1.5 सालों में, जैसे कि पहले ही आप बता रहे हैं कि क्वालिटी जिस लेवल की होनी चाहिए थी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में, वो तो हम पहले ही लॉस कर चुके अपना। ये पैंडेमिक आने के बाद हमारे जो शिक्षा क्षेत्र है इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो आप इस चीज़ को कहाँ देखते हैं कि क्या कोरोना ने हमारे को पीछे धकेला है या ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से हम आगे आए? कोरोना ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को 10 साल पीछे धकेल दिया। जो क्वालिटी हम मेंटेन करना चाहते या जो क्वालिटी हम इंक्रीज़ करना चाहते, वो क्वालिटी इंक्रीज़ तो कर नहीं सके, बल्कि व्यवस्था में बहुत ही गिरावट आ गई। एक तो जो हम स्किल की बात कर रहे हैं, तो स्किल का तो कहीं टीचर एजुकेशन में नाम नहीं रह गया, क्योंकि हमारे जो टीचर ट्रेनीज़ हैं वो स्कूल में जाके पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं कर सके, एकदम थ्योरेटिकल नॉलेज पर आ गए। और कल को ये जब जाएंगे तो जो क्वालिटी इनसे अपेक्षा की जा रही है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन्होंने तो सीखा ही नहीं पढ़ा करके, उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस मिला ही नहीं। हम लोग जब रेगुलर करते थे तब वो 20 लेसन कंपलसरी एक सब्जेक्ट का, एक मेथोडोलॉजी का 20 लेसन लेना होता था, जिसमें टीचर एजुकेटर रेगुलरली 20 लेसन देखता था, उसमें रिमार्क देता था और उसमें इम्प्रूवमेंट की अपेक्षा करता था और इम्प्रूवमेंट के बारे में जोर देता था। और उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए माइक्रो टीचिंग का रहता था, उसमें कम से कम 5 स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी और प्रैक्टिस कराई जाती थी स्टूडेंट से, बार बार प्रैक्टिस कराई जाती थी मिनी लेसन्स प्लान बना करके, ताकि उनके अंदर वो स्किल डेवलप हो सके। तो स्किल ओरिएंटेड हमारा प्रोग्राम हुआ करता था, जो ये कोरोना की वजह से बिल्कुल प्रभावित हुआ है। और स्किल तो है ही नहीं, और एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं,
तो उसका नतीजा ये हो रहा है कि विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन मिला उन्होंने किताब खोली और किताब लिख करके दे दिया, और 99.9% रिजल्ट आ जा रहा है। जबकि ऑफलाइन में 87-85 ऐसे परसेंट रिजल्ट रहता था, ऑनलाइन में 99.9% रिजल्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्वालिटी होगी इनकी, और आगे जाके ये टीचर्स बनेंगे तो स्कूल का डेवलपमेंट या स्कूल की करिकुलम का डेवलपमेंट या स्कूल के बच्चों की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट या उनके एटीट्यूड का डेवलपमेंट या उनके इंटरेस्ट के डेवलपमेंट में कितने भागीदार होंगे, ये कहना मुश्किल है। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप पहले कल्याण कॉलेज में रहे, उसके बाद आप बाहर भी आप पूरा एजुकेशन संभाले हैं, तो दोनों में क्या अंतर लगा सर आपको? यहाँ पर जब हम थे तो काफ़ी हद तक हम ये एम्फेसिस देते थे कि क्लासेस खाली न जाएं, क्योंकि हम स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं और क्लासेस खाली जा रहे हैं तो स्टूडेंट को ये लगता है कि ऐसे ही सब चीज़ चलती है। तो उस प्रकार की एक व्यवस्था रखी थी। यहाँ से रिटायर होने के बाद हमें आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पठानकोट में प्रिंसिपलशिप की जॉब मिली। वो आर्मी का इंस्टीट्यूट था। आर्मी के बच्चे ही स्टूडेंट रहते थे, वो भी बीएड कॉलेज था। वहाँ की ट्रेनिंग में थोड़ा ये था कि और भी पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी और ऑनेस्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, तो काम करने में काफ़ी मज़ा आया। वहाँ भी करिकुलम चूँकि 1 साल का था तो वहाँ भी स्किल डेवलपमेंट पर ही ज़्यादा जोर था। आर्मी में हमने देखा कि आर्मी में गन्स के LMG की या जो भी तोप की प्रैक्टिस कराते रहते हैं ताकि को लोग भूले नहीं। प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती थी, और कई जगह तो वहाँ पर जो कैंटोनमेंट के वहाँ स्लोगन लिखा रहता था, रोको और टोको। जरा सी भी कहीं गलती है तो तुरंत आप टोकिए ताकि वो अपने को सुधार ले। वो चीज़ हमको अच्छी लगी और वहाँ पर काम करने का एक नया अनुभव प्राप्त हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर ये लगी कि जो चेयरमैन होते थे वो ब्रिगेडियर रैंक के होते थे। पूरे ब्रिगेड के अंदर वो कॉलेज आता था। और अभी चैनल में आते हैं एक ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता करके, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में आते हैं, कभी डिस्कशंस वगैरह में भी आते हैं। वो हमारे चेयरमैन थे। वो बड़ा अच्छा देखते हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर ये था कि वो विज़िट करते थे। अगर 10 बजे उनकी विज़िट है तो 10:02 पर सायरन बजते हुए उनकी गाड़ी आके खड़ी हो जाती थी। तो पंक्चुअलिटी का बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पर, और स्टूडेंट्स भी सिंसियर थे और ऑनेस्ट थे, हार्ड वर्किंग थे। आर्मी के बच्चे थे तो जनरली कई क्लाइमेट से, कई इन्वायरमेंट से गुजर करके आते हैं। पोस्टिंग कई जगह होती है, तो आ करके वो अच्छी ट्रेनिंग लेते थे। तो एक एनवायरनमेंट वहाँ पर हमको काम करने का अच्छा मिला। सर, हमारे भावी शिक्षकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? भावी शिक्षकों को लिए ये है कि जब इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो उन्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि वो एक देश के निर्माता हैं, सिर्फ शिक्षक के निर्माता नहीं है। और शिक्षक का निर्माण अगर सही ढंग से करेंगे, सही दिशा में करेंगे और अच्छे से करेंगे तो हमारी भावी पीढ़ी भी राष्ट्रभक्त होगी। देश के प्रति उनके अंदर एक भावना प्रेरित होगी और देश का विकास होगा। सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, शायद लीक से अटकर रहे, बट हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मायने लगता है। जैसे आपने बताया कि टीचरों में अनुशासन होना चाहिए, वो समयबद्धता होनी चाहिए, उसमें स्किल्ड होना चाहिए। क्या पर्सनालिटी भी उतनी मैटर करती है?
शिक्षक की पर्सनालिटी, क्योंकि आप आज भी उस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि आप जितने प्रखर ज्ञाता हैं उसी तरह की आपकी पर्सनालिटी भी हमेशा रही है। हम सभी से प्रभावित रहते हैं। तो क्या एक शिक्षक के लिए अच्छा पर्सनालिटी का होना आवश्यक है? उसके बच्चों में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर उसके लिए? पहली बात तो शिक्षक को अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अगर उसका 12 बजे क्लास है तो 12 बजे वो क्लास के अंदर एंटर हो जाना चाहिए। जब वो जा रहा है क्लास लेने तो उसको उसके पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। जनरली लोगों के अंदर ये धारणा होती कि हमने तो एमएड कर लिया है और हमको ज़रूरत क्या है, क्लास में हम चले जाएंगे, ऐसे भी पढ़ा लेंगे, वैसे भी पढ़ा लेंगे, बट स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रोफेशनल कोर्स में है तो कुछ बोलेंगे नहीं। उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। अगर आप सिंसियर हैं और अपने 40 मिनट में लेक्चर में या 45 मिनट के लेक्चर में 45 मिनट का कंटेंट देते हैं तो विद्यार्थी आपकी कक्षा में भाग कर आएंगे। और आप अगर ट्रेडिशनल बुक से पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों के पास है तो बच्चों को ये लगता है कि ये तो हमारे पास किताबें हैं इसी से पढ़ा रहे हैं तो हमें क्लास में अटेंटिव होने की ज़रूरत नहीं है, और हम नहीं भी जाएंगे तो हम क्लास में हम अगर हम अटेंड भी नहीं करेंगे तो हम अपने घर बैठ करके अपनी उस किताब से पढ़ लेंगे। तो टीचर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि विद्यार्थियों को ये नहीं पता चले कि वो किस जगह से पढ़ा रहे हैं, कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी को ये लगे कि हाँ ये जो चीज़ हमको दे रहे हैं ये तो इस किताब में नहीं मिल रही है। उस प्रकार से टीचर को प्रिपरेशन करना चाहिए, शिक्षण करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की कक्षा में नियमित रूप से आएँ और जो अनुशासनबद्ध तरीके से शिक्षक पढ़ा रहा है उसका पालन वो करें, तभी संभव हो सकेगा कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू सर आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। और हम लाइट हाउस के माध्यम से एमजी कॉलेज समाज में जो व्यक्ति हमें दिशा प्रदान करते हैं, जो हमें प्रकाश फैलाते हैं पूरे समाज को सुधारने में, उन लोगों का हम यहाँ पर बाकी लोगों से रूबरू कराते हैं, उनके विचारों से अवगत कराते हैं, ताकि जिस तरह से शिक्षा विभाग आपके विचारों से को जानकर अपने बदलाव लाया हुआ है, उसी तरह के पूरे समाज में आपके जो ज्ञान का प्रकाश फैले। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।